नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्पेशल मैरिज एक्ट। आज डिस्कस करेंगे ज्यूरिसडिक्शन एंड प्रोसीजर। ठीक है, देखते हैं क्या है। एक मिनट में मेरा वो निकाल लूँ लेज़र। ओके, तो सेक्शन 31 कोर्ट टू विच पिटिशन शुड बी मेड। अब भैया पिटिशन लगाए हुए का एवरी पिटिशन अंडर चैप्टर 5-6 शैल बी प्रेजेंटेड टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। मोस्टली अभी तक हमने ये सेक्शन पढ़ने से पहले अभी तक हमने जितनी भी पिटिशनें देखी ना, सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही लगी, इसके अलावा कहीं लगी ही नहीं है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगेंगी, ठीक है। जहाँ पर या तो अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कौन सा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, तो जहाँ पर या तो मैरिज सोलेमनाइज्ड हो, भैया अगर कानपुर में हुआ है तो कानपुर में जहाँ पर रिस्पोंडेंट रिसाइड करता हो, रहता हो, जहाँ रिस्पोंडेंट की बात हो रही है, यहाँ पर रिस्पोंडेंट रहता हो वहाँ पे पिटिशन, या फिर द पार्टीज लास्ट रिसाइडेड टुगेदर, या फिर इन केस द वाइफ इज़ द पिटिशनर, शी इज़ रिसाइडिंग ऑन द टाइम ऑफ पिटिशन, वहाँ पर क्योंकि रिस्पोंडेंट लगा सकता है, जहाँ पर रिस्पोंडेंट की जगह पर ही लग सकती है, लेकिन अगर पिटिशनर जो है वो वाइफ है तो वो जहाँ पर रहती है वहाँ पर, ठीक है, उसको कन्वीनियंस थोड़ा देने के लिए। The petitioner is residing at the time of the presentation of the petition in a case where the respondent residing outside the territory to which this act extends or has not been heard of as being alive for a period of 7 years। मतलब कि या तो सुनाई नहीं दिया कि ज़िंदा है या नहीं है, या फिर वो टेरिटरी के ही बाहर रहता है कि ये एक्ट एक्सटेंड नहीं हो सकता, तो उस टाइम पर जो पिटिशनर है ना, वो जहाँ पर रहता है या रहती है, वो जहाँ पर रहता है वहाँ पर आप पिटिशन लगा सकते हो उस टाइम पर। अब सेक्शन 32 क्या बोलता है, कंटेंट्स एंड वेरिफिकेशन ऑफ पिटिशन। अब कंटेंट क्या होंगे, तो चैप्टर 5 चैप्टर 6 में आप जो भी पिटिशन बनाओगे ना, सबसे पहले तो वो नेचर बताएगा केस का कि किस तरीके का केस का नेचर है, ठीक है। उसके बाद आपका क्लेम, रिलीफ और and shall also state that there is no collusion between the petitioner and the other party to the marriage, ठीक है। ये तो चलो कंटेंट हो गए। द स्टेटमेंट्स कंटेंट इन एवरी सच पिटिशन शैल बी वेरीफाइड बाय द पिटिशनर और सम अदर कॉम्पिटेंट पर्सन इन द मैनर रिक्वायर्ड बाय लॉ फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ प्लेंट एंड मे एट द हियरिंग बी रिफर्ड टू एज एविडेंस, ठीक है। उसको या तो पिटिशनर या फिर उसके कोई और कॉम्पिटेंट पर्सन वो उसको वेरीफाई करेगा। सेक्शन 33 बात करता है प्रोसीडिंग्स टू बी इन कैमरा एंड मे नॉट बी प्रिंटेड। अब भैया बात ये है कि ये जितनी भी प्रोसीडिंग्स होंगी ना, शैल बी कंडक्टेड इन कैमरा, ठीक है। और किसी को भी ये लॉफुल राइट नहीं दिया जाएगा कि वो किसी भी आदमी को या तो प्रिंट करे या उसका मैटर जो है वो पब्लिश करे, ठीक है, एक्सेप्ट अ जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अगर कोई आदमी ऐसा करता है तो उसको पनिश किया जाएगा विद द फाइन विच में एक्सटेंड टू 1000 रुपीज़ तक। सेक्शन 34 ड्यूटी ऑफ कोर्ट एंड पासिंग डिक्रीज। अब इन एनी प्रोसीडिंग्स अंडर चैप्टर 5-6 इफ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट एनी ऑफ द ग्राउंड फॉर ग्रांटिंग रिलीफ एग्जिस्ट्स, या फिर where the petition is founded on the ground specified in clause A of subsection 1 of section 27, or where the ground of the petition is cruelty, the petitioner has not in any manner condoned the cruelty, or and when divorce is sought on the ground of mutual consent, such consent has not been obtained by force, fraud or under influence, and the petition is not presented or prosecuted in collusion with the respondent, there has not been any unnecessary or improper delay in institution the proceedings, or there is no other legal ground why the relief should not be granted, ठीक है। इन सब केसेस में कोर्ट shall decree such relief accordingly। अब it shall be the duty of the court to make every effort टू रिकनसाइल द पार्टीज़, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि वो आए हैं डिवोर्स के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो आप उनको डिक्री दे दो, कोशिश तो करो आप साथ में करने की। द कोर्ट इन ब्रिंगिंग अबाउट सच रिकन्सिलिएशन एडजर्न द प्रोसीडिंग फॉर अ रीजनेबल पीरियड नॉट एक्सीडिंग 15 days एंड रिफर द मैटर टू एनी पर्सन नेम्ड बाय द parties, clear। In every case where marriage is dissolved by decree of divorce, the court passing the decree shall give a copy free of cost to each of the parties,
सेक्शन 35 बोलता है रिलीफ फॉर रिस्पोंडेंट इन डिवोर्स एंड अदर प्रोसीडिंग्स। इन एनी प्रोसीडिंग द रिस्पोंडेंट में अपोज द रिलीफ एंड मेक अ काउंटर क्लेम फॉर एनी रिलीफ। ठीक है, अब कोई भी प्रोसीडिंग में जो रिस्पोंडेंट है ना वो रिलीफ को अपोज कर सकता है और अपना काउंटर क्लेम बता सकता है। मतलब कि जो पिटिशनर रिलीफ बोल रहा है ना कि मुझे ये रिलीफ दो, उसको अपोज तो कर ही सकता है, साथ में अपना काउंटर क्लेम भी वो रख सकता है। सेक्शन 36 बोलता है एलिमोनी पेंडेंट लाइट। अब पेंडेंट लाइट का जो मतलब होता है वो होता है ड्यूरिंग पेंडिंग लिटिगेशन। मतलब जो भी लिटिगेशन चल रही है, जो भी प्रोसीडिंग्स चल रही है, प्रोसीडिंग्स जो चल रही है ना उसके टाइम पर। और एलिमोनी जो होती है वो कॉस्ट होती है जो कि हस्बैंड अपने वाइफ को देगा। ठीक है, मतलब कि सेक्शन 36 का अगर मोटा मोटा अगर मैं अभी मतलब आपको बता दूं तो प्रोसीडिंग्स के टाइम पर जो भी कॉस्ट इनकर होगी वाइफ के ऊपर, जो भी कॉस्ट होगी वो हस्बैंड पे करेगा उसको प्रोसीडिंग्स के टाइम पर। अब वेयर इन एनी प्रोसीडिंग अंडर चैप्टर 5-6 इट अपीयर्स दैट द वाइफ हैज़ नो इंडिपेंडेंट इनकम सफिशिएंट फॉर हर सपोर्ट एंड द नेसेसरी एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोसीडिंग्स, इट मे ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द वाइफ ऑर्डर द हस्बैंड टू पे हर द एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोसीडिंग्स। ठीक है, अगर वाइफ एक एप्लीकेशन देगी और कोर्ट उसको ऑर्डर करेगी हस्बैंड को कि जितनी भी एक्सपेंसेस जो हो रही है ना प्रोसीडिंग्स में वो आप पे करो वाइफ को, वीकली या मंथली जैसा भी आप चाहो। लेकिन हाँ बस ये देख लो कि यार वाइफ की प्रॉपर्टी है क्या, वो खुद कर सकती है क्या, और हस्बैंड की इनकम क्या है, वो कितना दे सकता है, ये सब चीज़ें जो चीज़ें हैं उनको दिमाग में रख के कोर्ट ऑर्डर दे सकता है। provided that the application for the payment of the expenses shall as far as possible be disposed of within 60 days from the date of service। सेक्शन 37 बात करता है परमानेंट एलिमोनी एंड मेंटेनेंस। क्या है भैया? कोर्ट में ऑर्डर दैट द हस्बैंड शैल सिक्योर टू द वाइफ फॉर हर मेंटेनेंस एंड सपोर्ट इफ नेसेसरी बाय चार्ज ऑन द हस्बैंड प्रॉपर्टी such gross sum or such monthly or periodical payment of money for a term not exceeding her life as having regard to her own property, her husband property and ability, the conduct of the parties and other circumstances of the case, it may seem to the court to be just। अब कोर्ट ये हस्बैंड को ऑर्डर दे सकता है कि भैया आप मेंटेनेंस, जो मेंटेनेंस हम सुनते आ रहे हैं ना, वो मेंटेनेंस आप वो वाइफ के मेंटेनेंस के लिए आप कुछ सम दीजिए, कुछ पैसे दीजिए। अब वो पैसे जो हैं वो ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम तक तो एक्सीड हो सकता है लेकिन कंप्लीट लाइफ एक्सीड नहीं हो सकता। मतलब कि ऐसा नहीं कि आपने पूरी ज़िंदगी, जब तक उसकी ज़िंदगी है वो तब तक ही बोले आप उसको मेंटेन करो, ख़त्म उसके मरने के बाद भी बोले मेंटेन करो, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, एक लिमिटेड पीरियड तक जो कोर्ट है वो उसके मेंटेनेंस के लिए हस्बैंड को उसको बोल सकती है। लेकिन अब वो मेंटेनेंस का भी कितना होगा, कितने पैसे होंगे, वो उस हिसाब से देखा जाएगा कि यार वाइफ की कितनी प्रॉपर्टी है, हस्बैंड कितना दे सकता है, ये सब दिमाग में रख के ही जो भी रीजनेबल होगा वो ऑर्डर दिया जाए। कोर्ट में एट द इंस्टेंस ऑफ ईदर पार्टी वेरी मॉडिफाई और रिसाइंड एनी सच ऑर्डर इन सच मैनर एज इट में सीम टू द कोर्ट टू बी जस्ट। अब किसी भी पार्टी के टाइम पर मतलब कि जब भी कोर्ट को ऐसा लगे कि यार ये अब वाइफ को ज़रूरत नहीं है, या जब भी उसको कोर्ट को ऐसा लगे कि यार अब ये जो ऑर्डर हमने दिया है इसको मॉडिफाई करना चाहिए, बदलना चाहिए, जो भी करना चाहिए, तो कोर्ट उसको कर सकता है। सेक्शन 38 अब बात करता है कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन की। भैया अब इन प्रोसीडिंग्स अंडर चैप्टर 5-6 द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पास सच इंटरिम ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू द कस्टडी, मेंटेनेंस एंड एजुकेशन ऑफ माइनर चिल्ड्रन कंसिस्टेंटली विद देयर विशेस वेरेवर पॉसिबल एंड मे आफ्टर द डिक्री अपॉन एप्लीकेशन बाय पिटिशन फॉर द पर्पस मेक रिवोक, सस्पेंड और वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑल सच ऑर्डर्स। ठीक है, मतलब कि चैप्टर 5 चैप्टर 6 में जितनी प्रोसीडिंग चलेगी और उस प्रोसीडिंग्स के टाइम पर ही जो कोर्ट है वो इंटरिम ऑर्डर्स दे सकता है चिल्ड्रन की, जो माइनर चिल्ड्रन है उनकी कस्टडी, मेंटेनेंस और एजुकेशन के लिए, जैसा वो चाहे उनकी विशेस के अकॉर्डिंग, जितना जहाँ तक हो सके उनकी विशेस के अकॉर्डिंग वो ऑर्डर दे सकते हैं। और साथ ही साथ वो टाइम टू टाइम रिवोक, सस्पेंड या वेरी भी कर सकते हैं, अपना बदल भी सकते हैं। ठीक है,
provided that the application with respect to the maintenance and education of the minor children shall be disposed within 60 days। अब ये 60 डेज के अंदर आपको डिस्पोज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो दोस्तों ये था अपना पूरा, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू वेरी मच।